चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे थे हम लोग, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग पॉइंट पे, है ना। हमने पहले निकाला था सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर फॉर्मूला क्या बन के आया था, GM, बताओ, GM, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन जो सेंटर से उसकी डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो वो फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर हम स्मॉल g की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, G कैपिटल M E स्मॉल m अपॉन RE स्क्वायर। जब हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमेशा बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एक स्पेशल सिंबल यूज किया जाता है स्मॉल g, जबकि ये होता है एक नॉर्मल एक्सेलरेशन तरह। इसका मतलब बस ये होता है कि जब भी बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन करती है तो उस समय जो एक्सेलरेशन होता है उसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं। इसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने फिर से सेम फॉर्मूला यूज किया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स अपॉन मास। तो जब हमने डिवाइड किया किसको, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, G कैपिटल M E स्मॉल m अपॉन RE स्क्वायर, ये फोर्स है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, बॉडी के मास से। तो क्या होगा, तो स्मॉल g का फॉर्मूला क्या बन गया, ये आपके GME अपॉन RE स्क्वायर। यही मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक, क्योंकि हम लोग ने इसमें से आधा काम कर लिया है। हमने ये अच्छे से चेक कर लिया है कि जब भी हम सरफेस से एक हाइट पे जाते हैं तो आपका g की वैल्यू घट जाती है। तो क्लियर है कि अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से क्लियर है कि एल्टीट्यूड पर g की वैल्यू घटेगी, तो इसका मतलब है सरफेस पे ही वो अभी तक मैक्सिमम पाई गई। अब अगला केस पढ़ेंगे जहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम धरती के अंदर जाने वाले हैं, जिसको कहते हैं ड्यू टू डेप्थ। एक ऑलरेडी बना हुआ है फिगर साइड में, बहुत अच्छा फिगर है। डार्क शेड रीजन रिप्रेजेंट करता है कि हम कितना डेप्थ में आ चुके हैं धरती के, ठीक है। डार्क शेड वाला कलर ये रिप्रेजेंट करता है कि इतना मास इन्वॉल्व हो रहा है टू अप्लाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पॉइंट P, ठीक। और जो लाइटर शेड में है वो क्या है कि वो पार्ट आपका इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसे क्लियर समझ में आता है बिकॉज अर्थ को हमने क्या माना हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर माना हुआ है। इसका मतलब है उसका मास चेंज हो गया होगा, ठीक। अच्छा, जितना इन्वॉल्व मास, अगर मुझे इतने का मास पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने इसको m डैश से रिप्रेजेंट किया। इस मास को निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर जितना मास चाहिए आपको, जितने रेडियस का मास चाहिए उतना रेडियस आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो करना स्टार्ट करिए, चलिए इसको लिखिए, लिखना स्टार्ट करो, फिगर बनाओ फटाफट। आज वी विल ट्राई टू फिनिश चैप्टर, ठीक है। ये करेगा, मैं करूं, ट्राई करोगी पावनी, बताओ क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होता है, फॉर्मूला बता दो चलो। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो पहली बात तो डेंसिटी निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द, हम यही मान के चलते हैं। वैसे मुझे पता है कि अर्थ का मास यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द जो आपका वॉल्यूम है, लेकिन हम लोग एज्यूम करके पढ़ते हैं ग्रेविटेशन में कि अर्थ का जो मास है वो यूनिफॉर्म है। और अर्थ कभी भी स्फेरिकल नहीं होती, लेकिन हम उसको एज्यूम करके, ये सब लिखवा चुका हूं मैं पिछली क्लास में, इसलिए मैं आपको अभी जरा इस पर डिटेलिंग नहीं करूंगा। डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जो कि तुमने बताया मुझे 4/3 पाई। अब यहाँ क्या लिख दूंगा, RE3, यही करेंगे ना, ठीक है, वेरी गुड। तो मास का एक फॉर्मूला क्या बनाना है, तो मास का फॉर्मूला बन गया 4/3 पाई RE³ इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं मुझे रिक्वायर्ड कितना है मास, तो मुझे एक चीज तो क्लियर हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास ऑलरेडी है जिसको डेंसिटी कहते हैं, और मास का फॉर्मूला है 4/3 पाई RE³ इनटू डेंसिटी। तो अगर मुझे इसका निकालना है, ये भाई साहब जो है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा जितना पॉइंट P की डिस्टेंस सेंटर से है, जो कि स्मॉल r है, ठीक। तो इतने वॉल्यूम का ही मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मास चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, बताइए। तो अगर मुझे m डैश निकालना है तो मुझे जितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम है उतने को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मास पर यूनिट वॉल्यूम से, है ना। तो ये क्या है, पर यूनिट मास है,
ये पर यूनिट मास है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितने वॉल्यूम का मुझे मास चाहिए तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मतलब m डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जो भी आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम है 4/3 पाई r स्मॉल r क्यू इनटू मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई कैपिटल RE, जो कॉमन है वो कट जाएगा। लो भैया हमें क्या मिल गया, m डैश, इतनी कम समय में हमें क्या मिल गया, m डैश। तो ये हो जाएगा me स्मॉल r क्यू अपॉन कैपिटल RE, ये हो गया मास ऑफ जो आपका रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, मैंने m डैश निकाल लिया, अब मुझे m डैश मिल गया तो अब मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं g निकालूंगा तो g का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल g डैश इज इक्वल टू, g डैश को रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि ये आपके सरफेस से अलग है, तो क्या हो जाएगा कैपिटल G m डैश अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, है ना, यही तो फॉर्मूला है ना। बस उठा के m डैश की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, m डैश की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, तो m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कितनी आई थी, मास ऑफ अर्थ इनटू r क्यूब अपॉन RE क्यूब इनटू स्मॉल r स्क्वायर, ये कट जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, जी एम ई आर अपॉन RE क्यूब, यही तो आएगा ना। तो जी डैश का फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ स्मॉल r अपॉन RE क्यूब। ठीक, अगर हम चाहें तो इसको भी बाइनोमियल लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब देखो इसको कैसे किया मैंने, तो मैंने कहा यार अगर मैं चाहूँ g डैश को तो लिख सकता हूँ g me अपॉन RE स्क्वायर इनटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल RE, ये तो RE क्यूब ही है। ठीक, मैंने कहा इसको ध्यान से जब मैंने देखा तो मैंने पाया ये तो g एट सरफेस है, तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, g इनटू स्मॉल r अपॉन RE। फिर मैंने और ध्यान से देखा तो मैंने ये पाया कि मैं यार r को निकाल सकता हूँ, ये g इंटू आ जाएगा RE माइनस d अपॉन RE। अब कहोगे ये कैसे हुआ, तो मैं कहूँगा बेटा ध्यान से देखो, RE इज द रेडियस, d इज द डेप्थ, तो रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा, RE तो आएगा। फिर मैंने कहा यार इसमें से RE कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस d अपॉन, इससे क्लियरली दिख रहा है कि g डैश की वैल्यू हमेशा g से कम होगी। RE कॉमन लेने की क्या जरूरत है, एलसीएम स्प्लिट करते ही हो जाएगा, ये करने की क्या जरूरत है, अरे ये तो एलसीएम स्प्लिट करते ही 1 माइनस d अपॉन RE आ जाएगा ना, कॉमन लेने की क्या जरूरत है, गलत किया मैंने वो, ठीक हो गया। चलो ये हो गए तुम्हारे फॉर्मूले। अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक, इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, ये वाला ग्राफ समझते हैं, लिख रहे हो क्या तुम लोग? यस सर। देखो इसको देखो, जब तक हम बाहर हैं तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, r के, जब हम सरफेस पे तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके बाद क्या हो रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, तो ये हो गए आपके फेज। ठीक है, तो हम लोग ने जब क्या किया, आउटसाइड, एट और इनसाइड तीनों का ग्राफ है ये, कंबाइंड ग्राफ। आउटसाइड वाले केस में g अपॉन r स्क्वायर है, इनसाइड वाले केस में न्यूमरेटर में r आ गया। फॉर्मूला ध्यान से देखो, यहाँ पर कैपिटल G कांस्टेंट, me कांस्टेंट, RE इज आल्सो कांस्टेंट, ओनली स्मॉल r इज वेरिएबल, तो g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन वी आर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो ऐसे में स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिकॉज इसकी पावर देखो कितनी है 1, तो लीनियर पावर जब होती है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। तो ये ऐसे कब तक, जब तक ये g इक्वल टू कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाता, ये मैक्सिमा है। उसके बाद जैसे ही ऊपर जाते हैं तो पीछे वाला फॉर्मूला आपको वापस से देखना पड़ेगा,
देखो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इट इज क्वाइट क्लियर दैट यही तो स्मॉल आर को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल आर क्या है, फिगर देखो, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यही तो है ना स्मॉल आर, ठीक है। और जिसकी वैल्यू कितनी है, आर ई प्लस एच, तो जब इसका होल स्क्वायर होगा इसका मतलब ये आर स्क्वायर ही तो है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, डिनोमिनेटर में है, क्योंकि g कांस्टेंट, m ई कांस्टेंट, लेकिन r ई तो कांस्टेंट लेकिन h कांस्टेंट नहीं है, तो इसको ना r ई प्लस h इसको स्मॉल r, तो यहाँ से भी क्या आ गया कि g डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे समझा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि शेप के कारण क्या वेरिएशन आता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है स्फेरिकल होती नहीं है, इसलिए रेडियस ऑफ अर्थ अलग होता है एट पोल एंड एट इक्वेटर, बीच में भी वैरी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेरिएशन हमें इक्वेटर और पोल पर देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों, हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक पोलर एक्सिस, एक होती है इक्वेटोरियल एक्सिस। पोलर एक्सिस पे जो रेडियस होता है वो हमेशा कम होता है कंपेयर टू, ठीक है, स्मॉल लिख देते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये ठीक है। देयर इज अ रिलेशन, कितना डिफरेंस होता है, 21 किलोमीटर का, आर ई इज इक्वल टू आर पी प्लस 21 इतना वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू क्या आएगी, जीपी तो ठीक है आसान है, जी एम ई अपॉन आर पी स्क्वायर, जी क्या आएगा, जी क्या आएगा बेटा, जी एम ई अपॉन आर पी प्लस 21 का, या फिर आर ई का होगा, ठीक है। 21 मीटर एसआई में करेंगे तो मीटर में आएगा ना, तो क्या लिख देंगे, एसआई में लिखा जाता है, इसको लिख देंगे 21,000 मीटर, वो 21 किलोमीटर है, एसआई में यूनिट होती है डिस्टेंस की मीटर, तो इसलिए उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जीई की वैल्यू ज्यादा होगी, जीपी की वैल्यू ज्यादा होगी, जीपी की वॉल पे ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर देख लो यार, डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है, जी का, तो इसका मतलब है जी की वैल्यू कम होगी ना, डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज करेगा तो पूरी वैल्यू घटेगी, अगर हम डिफरेंस देखना चाहते हैं तो जीपी इसीलिए हम जो है, इसीलिए एक्चुअल में हम लोग जो है अज्यूम करते हैं स्फीयर, क्योंकि जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा कम है, इसके लिए पता है कि 0.02 मीटर पर सेकंड होता है, इतना ही फर्क होता है, दोनों जगह पर रीडिंग लोगे स्मॉल जी की तो आपको इतना ही कम, इतना कम वैल्यू है कि हम इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। अब आखिरी पढ़ेंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, थोड़ा स्पीड में करिए बच्चों, चलें, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब तो आपको यहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल चाहिए, है ना, इनर्शिया की बात भी होगी, तो क्या होगा बताइए, नेट फोर्स किसी पार्टिकल पर लगेगा तो क्या होगा, किसी भी समय पर, हमने एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। देखो ध्यान से, जब भी हम बात करते हैं अर्थ के रोटेशन की, मैं अपना फिगर खुद बनाऊंगा, ठीक है, ये वैसे अच्छा बन गया नहीं, तो तारीफ नहीं करती तुम लोग से, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के बच्चे हैं हमारे, कहना चाहिए कि बहुत अच्छा चित्र बनाया सर आपने। ये क्या है, इक्वेटोरियल एक्सिस, है ना, यहाँ पर इक्वेटोरियल सर्कल बनाया मैंने, और ये हो जाएगा यहाँ से ये एक्सिस, ठीक बेटा, और फिर ये क्या हो गया आपका, ये पोल्स हो गए, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यही होगा, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपको ये स्फीयर तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा कि जो पॉइंट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ रोटेट कर रहा होगा, बेटा देखो ये पूरी धरती ऐसे घूम रही है, ये बोतल है ना, ये काम की चीज है भाई, ठीक, ये ऐसे से घूम रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ मार्कर है क्या, कुछ है, पेन तो दिखेगी नहीं, वाइटनर है, अगर एक वाइटनर लग जाता तो दिख जाता, कि एक्चुअल में यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इसके बीच से निकलेगी
भाई क्या करने ले आते? ये बात तो बता ही नहीं जाती। कौन है, कौन कह रहा है? शिवांश यादव का नाम है। हाँ दिख रहा ठीक तो है, ठीक तो है। देखो भाई इसको देखो, ठीक है, मैं बोतल करके आया, पानी ही तो पीना है इससे, है ना। ये क्या हो रहा है, देखो ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जबकि ये पूरी बॉडी के ऊपर एक पार्टिकल है। अभी पूरी अर्थ रोटेट हो रही है, ठीक। तो जो यहाँ पर बैठा हुआ पार्टिकल है उसका जो सर्कल बन रहा है, उसका सर्कल तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, इस तरीके से। अच्छा बता, इसका जो रेडियस होगा वो कम होगा कि नहीं होगा कंपैरेटिवली? होगा ना। सुनना ध्यान से, वो कह रहा है तो हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पॉइंटेड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर कहाँ से मिलेगा? ये वाली लाइन मिला दें सर, है ना। ये लाइन को अगर ऐसे जोड़ दिया जाए तो इसी दिशा में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, उसकी डायरेक्शन यही होगी। यस सर, है ना। और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी, न्यूटन का दूसरा नियम, है ना। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल जी जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा ना। अब सुनना, अब ये सर्कुलर मोशन हो रहा है क्योंकि, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, लगेगा ना भैया। ठीक है, वेरी गुड। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्टर्ब नहीं करेगा हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को, एक्स्ट्रा है ना। रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट उस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका रिजल्टेंट कंपोनेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है किसी को? तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, वो तो उस पे जुड़ा हुआ है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है। थोड़ा सब्र करो तुम, नहीं तो तुम सब कंफ्यूज कर दोगी। थोड़ा बहुत जिसको आता है वो भी निपट जाएगा, ठीक है। लिखिए, तो एक बल तो इस पे लग रहा होगा mg। तृप्ति अगर शुरू हुई ना तो सब गए। अगर तृप्ति ने शुरू किया कंफ्यूज करना तो कोई बचेगा नहीं, एक एक करके आएंगे, ठीक है। चल तेरा सेंट्रीफ्यूगल ही लेके चलते हैं। नहीं अब इसकी बात ही मान कहेगी कि सर ने जो है, सर को आता पता नहीं है तो जो है निपटा दिया हमको। चलो अच्छा, मुझे कोई ये बताए कि mg का फोर्स किधर होगा? क्या इस लाइन पर mg का फोर्स होगा? सेंटर की दिशा में ही ग्रेविटेशनल बल लगता है, और ग्रेविटेशनल बल के कारण ही mg होता है, ठीक है। तो कोई mg नीचे ऐसे नहीं बनाएगा, ठीक है। तो mg क्या हो जाएगा एक्चुअल में? मैंने यहाँ एक m लगा दिया तो mg बन गया, ठीक है। चलो जरा मुझे ये बताओ, ये क्या हो रखा है यहाँ पर? ये फोर्स कौन सा है जिसके लिए परेशान है तृप्ति? कौन सा है ये फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही तो है, ठीक है। mv स्क्वायर r को एंगुलर के साथ रिप्लेस कर दिया, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r होता है, इसलिए एक r एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर नहीं था, v स्क्वायर अपॉन r था, तो एक r मल्टीप्लाई किया बिकॉज ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस किया, तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसका एक एंगल बन रहा है कितना? लैम्डा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका रेडियस ऑफ द जो सर्कल, इमेजिनरी सर्कल हम ले रहे हैं, उससे एंगल कितना बना रहा है? ये लाइन कितना एंगल बना रही है? लैम्डा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वहां बन जाएगा, ठीक। इसका एक कॉस कंपोनेंट बनेगा, बन जाएगा। अच्छा अब सुनना ध्यान से, ये जो कॉस कंपोनेंट है ये किसके अपोजिट में है? ये mg के अपोजिट में है कि नहीं है? अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की बात करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा, यही बात हुई थी ना, ठीक। तो इक्वेशन लिख दूं मैं? इक्वेशन लिखता हूं भैया, ये mg डैश ये मास इनटू नेट एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक्सीलरेशन कौन सा होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन कौन से बल थे? जो भी हमारा डायरेक्शन और रिजल्टेंट फोर्स चाहिए उस डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट सब नेगेटिव, यही सिखाया था ना। तो भैया mg पॉजिटिव हो गया और माइनस में कौन हो गया? तो लो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल डिस्टर्ब कर दिया, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टर्ब कर दिया, है ना। तो इनके सेंट्रीफ्यूगल ने हम लोग की जिंदगी जो है डिस्टर्ब कर दी। हम सोच रहे थे जी हर जगह सेम रहेगा, जी सिर्फ वेरी करता है हाइट से और डेप्थ से और क्या शेप की वजह से, लेकिन हमें एक नई चीज़ देखने को मिली कि धरती माता घूमती है, इसकी वजह से भी जी की वेरिएशन होती है, और अलग अलग पॉइंट पर ये जो लैम्डा है ये साथ में आता रहेगा, और लैम्डा भी तो कंट्रोल कर रहा है क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एंगल बनेगा, जब अलग एंगल बनेगा तो कॉस की वैल्यू भी अलग अलग। लेकिन ये बेचारा जो है 0 से 1 के बीच घूमता है, तो जब 0 और 1 के बीच में वैल्यू रहेगी तब तो हमारे काम का है, क्योंकि जब स्मॉलर वैल्यू 1 से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी वैल्यू और घट जाती है, और जब ये पूरी वैल्यू और घटेगी तो मतलब वेरिएशन बहुत
कम हो जाएगा। तो ये सब कॉज है कि हम लोग क्या मान लेते हैं कि धरती स्फीयर है और हर जगह उसके सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है। लेकिन अभी हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो हमें सच्चाई पता होनी चाहिए कि वेरिएशन आता है और क्यों आता है। ठीक है, फटाफट लिख डालिए। तो इसका इक्वेशन मास कॉमन लेके काट दिया तो इक्वेशन क्या होगा, g dash इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। cos लैम्डा भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, है ना। इक्वेटर पे लैम्डा का एंगल कितना हो जाएगा 0, पोल पे कितना हो जाएगा 90, पोल पे क्या हो जाएगा, इसका काम ही खत्म हो जाएगा क्योंकि एक्सिस पे पहुंच जाएगा। यहाँ पर फिगर समझो, ये देखो ये लैम्डा बन रहा है ना ये, ठीक। जब इसको ऐसे नीचे लेकर के आएंगे तो ये पूरा पार्टिकल का यहीं आ जाएगा एंगल 0। इसको उठा करके यहाँ लेकर के जाओ, ये लाइन से परपेंडिकुलर हो जाएगी, एंगल कितना बना देगी, ठीक। और एक्सिस पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना। इक्वेटर पे इसका इफेक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। तो लिखिए लिखिए फ्रॉम ट्रायंगल OMP, वो OMP की बात हो रही है, मैंने नेमिंग अपनी फिगर में नहीं करी है। ये O है, दिस इज योर M, दिस इज योर P, ठीक है। ये एंगल बेटा लैम्डा हो जाएगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सब कुछ बताता चल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। यस सर। इन ट्रायंगल OMP R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू RE cos लैम्डा। ये क्या कर दिया मैंने, बताओ सही है गलत है। जिसको ये बात समझनी है पूछो। चलो देखो देखो यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, क्या ही पूछ दिया। ये देखो ये R है, कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट रिजॉल्व करना है यार। ये RE है, RE का cos कंपोनेंट कहाँ जाएगा, स्मॉल r के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल r इज इक्वल टू RE cos लैम्डा, ताकि cos लैम्डा की तुम्हें वैल्यू बता रहे और कुछ भी नहीं, ठीक है। और अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें R को तो हमें क्या मिल जाएगा, R को उठा के पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। ये हो जाएगा g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा RE cos लैम्डा इनटू cos लैम्डा। फॉर्मूला ऐसा दिखने लगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर RE cos स्क्वायर। अब जितने अननोन थे वो निपट गए, सिर्फ बचा क्या आपका, देखो यहाँ पर जी बी RE रेडियस ऑफ अर्थ बताइए। सिर्फ हमें लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा लैटिट्यूड होता है। क्या होता है, लैटिट्यूड है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। अब लिखो एट इक्वेटर, लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 0 डिग्री। तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है बेटा। एट पोल लैम्डा हो जाएगा 90, तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पढ़ो कंडीशन फॉर वेटलेसनेस। हटाएं, हे बेटा एमसीबी उठा दे यार, गर्मी लग रही है बहुत। भैया पीछे से उठा दो एमसीबी। इसके बाद कौन सी क्लास है तुम लोग की, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद क्या है, कितने बजे है वो, 4:30 5:30, 4:30 छोड़ना था ना हमको, 5 बजे छोड़ेंगे, 5 से 6 पढ़ाएंगे सर, और 6 से चलेगी बायो 6 बजे। 7 बजे क्या बेटा, 7:30 से फिर केमिस्ट्री। अब वो सब तो ठीक है, तुम लोग देख लेना।
चलिए पढ़िए कंडीशन फॉर वेटलेसनेस ऑन अर्थ लिखिए। इफ एपरेंट वेट ऑफ बॉडी, वेटलेसनेस जानते ही हो, लिफ्ट में तो पढ़ा ही था। इफ एपरेंट वेट ऑफ बॉडी एपरेंट क्या होता है बेटा? ऐसा वेट जो कि जो सरफेस पे लिया हुआ वेट से अलग हो, है ना। इज जीरो देन एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ अर्थ can be calculated as g dash is equal to क्या था? mg dash is equal to mg minus m ओमेगा स्क्वायर r cos, ठीक है। उसको आर ई वाला होना लिख देते हैं, cos स्क्वायर वाला आर ई cos स्क्वायर लैम्डा। अब एपरेंट की बात कर रहे हैं तो एपरेंट मतलब ये वाला वेट हुआ ना, ये अगर क्या हो जाए जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा। एम को निकाल के जीरो कर सकते हैं, तो जी अपॉन आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। या ओमेगा हटा करके क्या लगा सकते हैं? रूट। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा में से कॉस स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये है तुम्हारा एंगुलर स्पीड के लिए वेटलेसनेस कंडीशन में कितना स्पीड होना चाहिए सच दैट आप कैसा फील करो? वेटलेस। तो अगर धरती इस स्पीड से घूमने लगेगी तो हम सब रिजल्टेंट फोर्स हमारे ऊपर क्या हो जाएगा? जीरो। और उस समय किसी को एक लात मार दो तो वो स्पेस में जाएगा सीधे। हाँ, मजाक नहीं कर रहे। अरे स्पेस में क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द बॉडी इज जीरो, है ना। जिस डायरेक्शन में आप पुश कर दोगे, अगर तुमने एक रॉकेट लगा दी जो कि सफिशिएंट अपने एटमॉस्फेयर है, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर भी हमारी धरती के साथ जुड़ा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। पहली बात ये भी जानते हो, काफी चीज चेंज हो रही है। हम लोग एक छोटी सी बात करके बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा तो हम ही को नहीं, हर चीज को दिक्कत होगी जो बॉडी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। हर चीज जो है सरफेस को छोड़ना स्टार्ट कर देगी अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगा। तो जब भी किसी को किक मारना तो धरती की तरफ करके मारना, ताकि जब तुम मारो तो तुम्हें भी रिएक्शन फोर्स मिलेगा। न्यूटन का तीसरा नियम भी तो है, जितना बल लगाओगे उतना ही बल तुम पे भी लगेगा। तो तुम भी बाउंस करो, तुम कहाँ टकराओगे? तुम आके जमीन पे, और जमीन पे बांध लेना एक रस्सी और खूंटा लगा लेना ताकि तुम ना जाओ, नहीं तो वही इसके साथ तुम भी निकल लोगे बाउंस करके। तो ऐसा होता है स्पेस में, ऐसा होता है। स्पेस में किसी चीज को पुश करोगे तो आपके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगेगा और आप भी तुरंत पीछे की तरफ मोशन करोगे। तभी कहते हैं एस्ट्रोनॉट जो है वो जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है ना, उनका वो काम नहीं कर रहा है ना, और फिर वो बर्फ जम जाती है और फिर वो निपट जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसीलिए होता है, ठीक। और वो लोग देखो कितना ऑयल प्रेशर का सिलेंडर होता है उनके पास, जो स्प्रे निकलता रहता है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, क्योंकि बहुत कम फोर्स चाहिए हम लोग को वहाँ पर, कोई अपोजिशन ही नहीं है, तो फोर्स क्या लिए चाहिए, है ना। हल्का सा पुश करोगे कोई चीज़, कितना भी वेट होगा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वेट तो तब होता है ना जब mg आएगा, जो mg है ही नहीं तो वेट का आएगा। कितनी भी बड़ी शिप हो, है ना, उस पर हल्का सा प्रेशर एक तो स्प्रे करते हैं, वो एंगल चेंज हो जाता है, इसीलिए तो होता है ऐसा, ठीक है। इवन हम लोग का जो इसरो का लॉन्च होता है सैटेलाइट, तो उस एनिमेशन को ध्यान से देखोगे ना, तो वो जब चंद्रयान लैंड कर रहा था वो एनिमेशन देखे होते ध्यान से, स्प्रे रिलीज कर रहा था इधर इधर, है ना। वो उसके क्या कर रहा था, उसकी वर्टिकल ओरिएंटेशन को मेंटेन करने के लिए। तुम लोग लगता है सिर्फ नीचे रॉकेट लगा दी उससे काम हो जाएगा, नहीं, आपका ओरिएंटेशन भी मेंटेन करने के लिए आपको हर तरफ से फोर्स लगाते रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब होता है। चलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos लैम्डा अंडर रूट g अपॉन
ठीक है, जी की वैल्यू 9.8। और अगर लैम्डा हमें पता हो, जैसे कि इक्वेटर पे, अगर आप इक्वेटर पे बैठे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 0, तब आपका जो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा कितनी आ जाएगी, 1/800 रेडियन पर सेकेंड। तो देखो लिखो इसके अंदर एट इक्वेटर, इसके आगे लिखिए एट इक्वेटर, एट इक्वेटर lambda is equal to 0, omega will be equal to 1 upon cos 0 under root g upon re। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर आएगा 1/800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, जो कि होता है 0.00125 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो अगर अभी करंट स्पीड ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो 17 टाइम्स ऑफ करंट आपको एंगुलर स्पीड घूमना पड़ेगा अर्थ को, तब जाके इक्वेटर पे रखी बॉडी को कैसा लगेगा, वेटलेसनेस कंडीशन फील होगी। ठीक है, लेकिन बाकी जगह पर नहीं होगा ऐसा, कॉस लैम्डा के कारण। कॉस लैम्डा का भी तो फैक्टर है, तो सिर्फ इक्वेटर पे ऐसा सबसे पहले फील होगा। ठीक है, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग स्पीड चाहिए, उसका रीजन क्या है, ये जो कॉस लैम्डा आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो फिर क्या दिक्कत होगी, तब आपका न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब तब तो ये कंडीशन, इसकी वैल्यू और ज़्यादा हमें चाहिए होगी। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इस स्पीड से कितना हो जाएगा, 1.4 आवर। लिखिए, नोट करके लिख लो, चलो एंगुलर स्पीड ना क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, इज इक्वल टू 1.4 आवर एंड विथ रिस्पेक्ट टू करंट ओमेगा इट इज 17 टाइम्स, कितना, 17 गुना है चाहिए होगा। चलो सवाल लगाते हैं, हटाए। बेटा फैन बंद कर दें प्लीज, तो थोड़ी बोलिए, सवाल लगाइए। क्वेश्चन कह रहे हैं इनफाइनाइट पार्टिकल ईच ऑफ मास कैपिटल एम आर प्लेस एट पोजीशन x इज इक्वल टू 1 मीटर, x इज इक्वल टू 2 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे रख दिया। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन। कह रहे हैं ओरिजिन पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो सबके कारण निकालना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला लगेगा जो कि मुझे आपको बताना है। वैसे बताना नहीं है, बेसिक मैथ में आपको लिखवाया है मैंने, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो हम करेंगे। तो इसका मतलब है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कह रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके पेयर बनाएंगे। हाँ सीक्वेंस जीपी लग जाएगा। हाँ जी, तो इसमें करेंगे, सारा ऐड कर देंगे आखिरी में, तो हमें मिल जाएगा टोटल। तो टोटल इंटेंसिटी ये कैसी मिलेगी सीरीज, इनफिनिट। ठीक है, टोटल इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड इनफिनिट तक। ठीक, अब I का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो बहुत सिंपल था, G कैपिटल M, मतलब जो मास लगा रहा है फोर्स, अपॉन उसकी जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर वो फोर्स लगा रहा है ना। तो यही तो फॉर्मूला था। तो G M अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया भैया। ठीक है, और यहाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई कैप आएगा ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई कैप, है ना। सब कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है ना, फिर प्लस जी कैपिटल एम अपॉन, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर आई कैप। ठीक है, फिर प्लस जी कैपिटल एम अपॉन 3 का स्क्वायर, ये भी आई कैप, एंड सो ऑन। सर वहाँ पे अच्छा 4 है तो 4 कर लो भैया। ठीक है, 4 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ तो और अच्छा हो गया ये तो
तो यहाँ से जो चीजें कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लीजिए, ठीक है। GM आई कैप को बाहर निकाल लिया हमने, तो बचा क्या 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। तो R की वैल्यू कितनी है 1/4, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आगे तुम्हें GP दिख जाएगा जिसमें हर जगह 1/4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कॉमन रेशियो क्या हो गया 1/R इज इक्वल टू 1/4। ये होता है कॉमन रेशियो। तो जीपी क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे नंबर ऑफ क्या होते हैं जो सीक्वेंस होते हैं जिसमें सारे नंबर्स के बीच में एक कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। और हमेशा नेक्स्ट नंबर पहले वाले नंबर से जो आपका कॉमन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन से मिलता है। तो जब मैंने ध्यान से देखा, जब उसको सीक्वेंस को सीरीज में कन्वर्ट करना होता है तो एडिशन करते हैं, एडिशन के फॉर्म को कहते हैं सीरीज और अरेंजमेंट के फॉर्म को कहते हैं सीक्वेंस। कितने लोगों को ये भी नहीं पता, सीक्वेंस एंड सीरीज में अंतर होता है। सीक्वेंस मतलब कॉमा लगा के लिख दे सारे नंबर्स को एक साथ, सीरीज मतलब सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये 1 को छोड़ करके अगर 1 से लेके चलना है तो 1 से लेके चलो, 1 में मल्टीप्लाई किया r को 1/4 तो क्या मिल गया 1/4, फिर 1/4 में फिर से 1/4 मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा 16। अगला करोगे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे करते हुए अरे 64 मिलेगा भैया, 8 है वो, 8 का स्क्वायर होता है 64, 32 बोल दोगे तो कोई बात नहीं, बोल दिया तो कोई गुनाह ढूंढने के, बोला तो कुछ लोग तो बोलते भी नहीं है, बड़ी दिक्कत की बात है। कहाँ गया हाँ करो आंसर निकालो, कितना है आई नेट इज इक्वल टू GM आई कैप, और इसके यहाँ पे कितना, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला किसी को याद है कि नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स में इनफिनाइट के लिए मैंने लिखवा रखा है, बस उठाओ और आग बंद करके पेस्ट कर दो, आंसर निकल आएगा। R माइनस 1 माइनस R के अंदर में एक रीजन होता है लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन है, लेस देन में 1 माइनस होता है, 1 माइनस R होगा, ठीक है। तो S इन्फिनिटी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। S इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है A/1 माइनस R, इतना ही करना है बेटा, ठीक है। जब R की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो ये फॉर्मूला लगता है, ग्रेटर देन में ये उल्टा हो जाता है, R माइनस 1 हो जाता है। यहाँ लिख भी लो R इज लेस देन 1, क्योंकि R की वैल्यू कितनी है 1/4 जो कि लेस देन 1 होती है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, A कितना होता है पहला टर्म जो कि कितना है 1, तो 1/1 माइनस 1/4 करना, इतना करना आपको। तो आंसर क्या आ जाएगा 4/3, तो 4/3 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर फाइनल आंसर कैसा दिखेगा 4/3, ठीक है। तो आंसर आ गया 4/3 GM आई कैप, ये इसका आंसर है, ठीक है। नोट कर लें आप लोग, चले आगे। At what depth below the Earth's surface the acceleration due to gravity is decreased by 1%? तो G डैश क्या कह रहे हैं 1%, मतलब 99% ऑफ G होना चाहिए, 0.9 ऑफ G, ऐसे लिख दें। यही तो है, ऐसे 0.99 टाइम्स ऑफ G, सही किया ना मैंने, 1% कम होगा तो 99% बचेगा ना। तो हमसे क्या पूछा गया D की वैल्यू पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है D की वैल्यू। तो एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, लिखो, ऐसे हजारों सवाल करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, लिख लो लिख लो लिख लो, एक ऐसे स्टार बना के फॉर्मूला, क्योंकि मुझे लिखवाने हैं कुछ फॉर्मूलेज तो मैं सवालों के बीच में ही लिखवा दूंगा। लिखिए इसका मतलब क्या हुआ कि डेप्थ में जो चेंज इन आया किसके अंदर G के अंदर। अब ये G क्या है, दिस इज एट सरफेस माइनस जो भी डिक्रीज हुआ होगा, तो इसी को तो कहेंगे चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। D का मतलब क्या है, हम डेप्थ में जा रहे हैं, राइट। तो इसके आगे लिख लीजिए डिक्रीमेंट इन G विद, लिखिए इसका मतलब क्या हुआ डिक्रीमेंट इन G विद स्मॉल विथ डेप्थ लिख लो, ऐसे शॉर्ट में लिखो विथ डेप्थ, ठीक है।
ठीक है। तो अगर हम जीडी का फॉर्मूला पुट कर दें, बेटा तुम जो कह रहे हो ना लगाने को तो हम डायरेक्ट लगा दें, लेकिन हम शॉर्ट में कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा डेरिवेशन करके दे देंगे तो परमानेंट इलाज नहीं हो जाएगा। ये क्या होता है g इंटू 1 माइनस dy मतलब dy h नहीं होगा dy, यही तो फॉर्मूला पढ़ाया था। अब अगर हम g को कॉमन ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते ही ये माइनस जी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो डेल जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिखिए डेल जी डी अपॉन जी, मैंने जी को कॉमन लिया 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस डी अपॉन, जैसे मैं ब्रैकेट खोलूंगा 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बचेगा क्या डी अपॉन, लो भैया खत्म। बस डायरेक्टली इसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चेंज कितना आया 1% और g क्या है 100%, इसका रेशियो क्या होगा 1/100 और d की वैल्यू की नहीं पता, r ही हमें पता है कितना होता है, क्या करोगे बताओ r कितना होता है, तुम तो पढ़ चुकी हो स्कूल में, बताओ। अरे ये नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 64 क्या मतलब किलोमीटर हाँ किलोमीटर देखो 6400 नहीं मतलब वैसे तो वहाँ जो ये हो जाएगा 1/100 इज इक्वल टू d अपॉन 6400, तो d इज इक्वल टू 64 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है किलोमीटर लिखा हुआ है, d इज इक्वल टू 64, ये मीटर में नहीं होता है, धरती है भैया, बहुत बड़ी है, समझे, वो किलोमीटर है। किलोमीटर क्या बोला इसने 66 मतलब 64 किलोमीटर बोल रहे थे। 64 किलोमीटर के आंसर बोल रहे थे ना तुम, कि ये बोल रहे थे धरती का रेडियस, आंसर बता, हाँ रेडियस तो 64 मतलब वो दूसरी होती है, आंसर बता रहे थे सर। नहीं तुम्हें रेडियस बताओ, नहीं 6400 किलोमीटर अब सही है। which of the following statement are true, बेकार क्वेश्चन है ऐसे ही हवा में हो जाएगा। which of the following statement are true about acceleration due to gravity, जो पढ़ा होगा अभी तक उसको सब बात समझ में आ रहा होगा, खुद ही करना है आपको, ये मैं नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर बताओ कौन सा सही कौन सा गलत, इसका मतलब थोड़ा ना छोड़ निकल जाएंगे। क्या पहला वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, जी डिक्रीज करता है जब हम अवे मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है गुड ट्रू हो गया, ठीक। नेक्स्ट जी डिक्रीज करता है मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, जब आर की वैल्यू लेस देन, वो क्या लिखा हुआ है डिक्रीज कर रहा है और मूविंग अवे लिखा हुआ है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अरे स्टेटमेंट कुछ है और लिखा कुछ है, सिंबॉलिक तो गलत हो गया ना भाई, अवे में तो आर बढ़ता है, ये गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है। आर छोटा कैसे हो जाएगा, दूर जा रहे हैं तो आर की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, तो दिस इज इनकरेक्ट। जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सही है गलत है। जी डिक्रीज करता है इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, हाँ रोक दो जरा तुम अर्थ को, फिर देखो जरा क्या होता है, रोक दिया तो क्या हो जाएगा, जी ये क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। अरे भैया रोटेशन से बल्कि जी को दिक्कत हो रही थी, रुक जाएगा तो और अच्छा ही हो जाएगा ना मेरे लिए। अरे अभी तो पढ़ाया था एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा, तो वो वाला टर्म पूरा जीरो चला जाएगा क्योंकि वो रोटेट होना बंद हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल खत्म हो गया, सेंट्रीफ्यूगल खत्म हो गया तो वो पार्टी खत्म हो गया। ये तो अच्छी खबर है कि बुरी खबर है, तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ये इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, दो सही दो गलत। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन, ये तो क्वेश्चन अभी जस्ट कराया है उसी का उल्टा, डेप्थ वाला कराया था उसी का उल्टा। तो देखो आप कह रहे हैं किस हाइट पर चले जाएं कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाए, a 1/9 हो जाए ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब कह रहे हैं कि g डैश इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ g। देखो मेरा 9 और g थोड़ा दोस्ती इनकी अच्छी है, एक जैसे लगते हैं, ठीक है। ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है कर सकते हो, यस सर। वहां लिखा है रेडियस ऑफ अर्थ।
फॉर्मूला होता है इसका, डायरेक्टली कर सकते हो चाहो। जी डैश इज इक्वल टू क्या बनाया था इसका बताओ, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, सब डेरिवेशन कराया है। ये हो जाएगा यार इतना आसान क्वेश्चन, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आपको कैसे, जी डैश क्यों दिया है 1 अपॉन 9 ऑफ जी, जी अपॉन 9, तो जी जी कट जाएगा, 9 इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, हाँ तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई इज इक्वल टू 3, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो h इज इक्वल टू क्या गया, ट्वाइस ऑफ आर ई, ठीक है 128। आंसर आ गया। किसको किसको समझ नहीं आया, सौम्या आ गया आप देखना शुरू कर रही है अरे यार छापने से कुछ नहीं होगा, समझ लो क्वेश्चन पहले, क्वेश्चन कोई नोट नहीं करेगा, सबको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है और घर जाके वीडियो से करना जो करना है, पहले तो ये खत्म करो करना क्लास में, क्योंकि इसीलिए तुम लोग कुछ आता वाता नहीं है। जब बता रहे हैं तो मतलब छापने में पूरी बुद्धि लगी हुई है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। पहले सवाल लगाने पे जूझो, क्लास में लगा लो, घर पे जाके नोट कर लेना, नहीं तो नोट्स बना के घर पे कुछ नहीं होना, यहाँ भी कुछ नहीं आता वहाँ भी कुछ नहीं आएगा। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, इतना आसान सवाल था, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जी डैश की वैल्यू कितनी है, जी अपॉन, एक तो ये जी और 9 का कुछ करते हैं, ठीक है ये ठीक, ये दिया हुआ था। और जब भी हम कभी भी धरती के अर्ध क्रस्टेड हाइट पर जाते हैं भैया, तो ये एक्स्ट्रा जो h है इसके वजह से फॉर्मूले में बदलाव आता है, जिसको हमने डिराइव करके निकाल लिया था, एक फॉर्मूला बन गया था कि g डैश इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ 1 अपॉन h प्लस r h अपॉन r का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, बस मैंने ये इतना लिख करके डायरेक्टली कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों ये सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने कहा कि g अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर एक g ऑलरेडी है, ये g काट दिया, फिर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया बस, है ना। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 रूट से बाहर आ गया, बच गया 3, और 1 प्लस h अपॉन r है भैया, 1 को इधर भेजेंगे, 3 में से 1 गया, बचा 2, h अपॉन r इक्वल टू 2 हो गया, h इक्वल टू 2 r हो गया, r को भैया 6400 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर 2 से, अब 2 का पहाड़ा तो बढ़ ही लोगे, आंसर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा छापने में ध्यान करो, सवाल लगाने में जरा ध्यान दो, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। Determine the speed with which Earth would have to rotate about, मतलब क्या कह रहे हैं, ओमेगा about its axis so that a person on the equator weighs 3/5 times of its present value, मतलब जो mg dash होगा, जो कि apparent weight होगा, वो 3/5 times होगा of mg। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा है, जब इतना करना सीख जाओगे तब क्वेश्चन लग जाएगा। राइट और आंसर इन द टर्म्स ऑफ जी एंड आर, जी और आर के टर्म में आपको बताना है। ओमेगा निकालने के लिए कह रहे हैं, क्या निकालने कह रहे हैं, ओमेगा। फोर्स का एक ही इक्वेशन होता है, mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर। इक्वेटर पे है तो r की जगह r ही रहेगा, क्योंकि इक्वेटर पे है ना, तो उस समय रेडियस तो अर्थ का ही लेंगे ना। क्या बेटा रूट में आ रहा है, कैसे आ रहा है, 2/5 जी अपॉन आर, जी अपॉन आर आ रहा है कि नहीं, इक्वेटर पे है, तुम तो गधे हो, वह लिखा हुआ है इक्वेटर, इसीलिए होता है जल्दीबाजी में ऐसे ही होता। देखो ज्ञान धरा धरा रह गया, क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आंसर निकालने लगे, यही होगा फिर बेइज्जती अलग।
m कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अरे वैसे m काटने की जरूरत नहीं है बेटा, m मत काट देना, ठीक है, मैं सीधे बताता हूँ क्या करना है। हम इसको लिख देंगे 3/5 ऑफ mg, ये mg इधर आ गया माइनस, अब आप काट देंगे, काटने को तुम जो चाह जाए फिर वो तो कटेगा ही, m तो गया है ना, m तो कॉमन लेके काट दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको प्लस बनाना इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये हो गया बच्चे m तो कट चुका था ना, m तो कट चुका था आपका, m को आप काट सकते थे, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब m को कॉमन लेके हमने काट दिया, तो बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू जी भी कॉमन ले लो बेटा, जी भी कॉमन ले लो ना, खत्म करो, क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/5 जो कि बन जाएगा 2/5, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन आर, ये जाएगा 2/5, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2g अपॉन, ठीक है, ये आंसर है। आगे बढ़ जाएं, कर लो हो गया। चलो ये करो, ये खुद से करना है सबको। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ वेरिएशन इन रेट ऑफ स्पेसक्राफ्ट व्हिच मूव्स फ्रॉम अर्थ टू मून। ये बनाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बस समझो, सबको घर जाना है आज, मेहनत करना खूब, ठीक है। बताओ, हाँ ड्राइंग करना है तो उसका वेरिएशन का एक रिलेशन बनाना पड़ेगा ना। कह रहे हैं कि स्केच बनाना है वेरिएशन इन वेट, वेट मतलब कि वेट किस पे डिपेंड करता है, वो तो पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो एक्चुअल में तुमसे कह रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी, बस पकड़ के चलो, वेरिएशन ऑफ जी, उसका ग्राफ बनाओ बस तुम, ठीक है। और वो कहाँ से अर्थ से मून की तरफ जा रहा है, तो क्लियर है कि हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी जी की वैल्यू वैसे वैसे, 1 सेकंड का ग्राफ है भाई, ये जल्दी बनाओ। अच्छा ये बताओ, ये 9th क्लास में लिखा हुआ है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में एक रिलेशन होता है, और जी ऑफ मून इज कितने टाइम्स होता है अर्थ, 1/6 होता है, बस फिर तो हो गया। तो एक ऐसा वेज आएगा जब डिक्रीज करते 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 g/6 तक जाएगा, और g/6 के बाद फिर से वो ऊपर उठेगा, जब वो मून के एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर है क्या मून पे, मैंने बोला ना एटमॉस्फेयर तो होगा ही, ब्रह्मा है ना, नहीं है, वही खोज चल रही है ना। चलो ग्राफ बनाओ, क्या आया था, ऐसे वैरी करेगा, ये वो लाइन हो गई जहां पर mg/, फिर आके कहाँ रुकेगा mg/6 पे। इक्वेशन लिखना है क्या, लिखो, ऐसे लिख लो, पहले 2 ऑब्जेक्ट बना लो, एक बना लो मास ऑफ अर्थ और एक बना लो जो है मून। ये स्पेसक्राफ्ट है किसी भी समय पर, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हर एक इंस्टेंट पर रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा, हर एक फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बेटा इस पे पावनी देखो बेटा, रिजल्टेंट फोर्स और स्पेसक्राफ्ट, हमें बस इससे मतलब है, तो ये F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, जो भी इसकी इधर से डिस्टेंस है और अर्थ और मून की डिस्टेंस में पहले से पता है, तो इधर क्या लगेगा, जो रिमेनिंग होगा डिस्टेंस
उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और इधर क्या लगेगा जितना आपने अचीव किया है। तो क्या आ जाएगा, इधर मान लेते हैं r, उधर क्या मान लेते हैं d माइनस, मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है d, और ये मान लेते हैं r, ये जाएगा g कैपिटल M E अपॉन r स्क्वायर माइनस g मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ स्पेस डॉट अपॉन d माइनस r का होल स्क्वायर। यही तो हर इंस्टेंट पर यही इक्वेशन तो रिप्रेजेंट करेगा नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्पेसक्राफ्ट, है ना। और इससे बना लीजिए आप, इसी का इक्वेशन आपका बन जाएगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम ये नीचे वाला तरफ जा रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम जाएगा जब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो d माइनस आर की वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी और r की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव की तरफ शिफ्ट होगी। इसीलिए नीचे की तरफ डिप ले रहा है, उसके बाद वापस से इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, ये चलो ये ग्राफ ऐसे बनता है। इक्वेशन आपको दे दिया, वैल्यू पुट करके ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A solid sphere of uniform density and radius क्या है r exerts a gravitational force of attraction F1 on a particle p distant 2r from the center of the sphere. A spherical cavity of radius r by 2 is now formed in the sphere as shown in the figure. The sphere with cavity now applies a gravitational force F2 on the same particle p. Find the ratio of F2 over F1. बहुत आसान क्वेश्चन है, कैविटी जिसने पढ़ा हुआ है और जिसको अच्छे से क्लियर है कि मास कैसे वैरी करता है, तो m डैश निकालेगा और खटाक से करके निकल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं इतना। ठीक है, कैविटी वाली बात सेंटर ऑफ मास में सीखी थी पहली बार। पहले F1 निकालो। चलिए भाई F1 बताइए कैसे निकलेगा, बताओ। डिस्टेंस कितनी है 2r ना, तो क्या हो जाएगा GM अपॉन G कैपिटल M और इनटू स्मॉल m। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द टोटल बॉडी। तो मास निकाल लेंगे, उसके बाद सब रेडियस उसमें जैसे पूरी लेंगे। हाँ देखते हैं। ठीक है, 4r स्क्वायर कैसे हुआ, 2r का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, F2 निकालो, खेल तो F2 में। F2 कैसे निकलेगा, मास चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले F2 की बात करें, फोर्स ड्यू टू होल स्फीयर माइनस फोर्स ड्यू टू स्फीयर फॉर्मिंग कैविटी। हाँ ठीक तो है, ये भी बढ़िया तरीका है। देखो ये क्या कर रहे हैं कि हमने कहा कि टोटली कैविटी पहले फिल कर दो, ये सेंटर ऑफ मास वाला तरीका। क्या सिखाया था, पहले कैविटी को फिल कर दो, ये निकल गया, यही तो है वो फोर्स। ठीक, फिर जितना कैविटी है उतने की वजह से फोर्स निकाल लो, उतने की वजह से फोर्स निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। ठीक, तो उसके लिए फिर से हमें क्या चाहिए होगा, मास चाहिए होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मास कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना आएगा डिस्टेंस इसका, डेंसिटी कितना निकालो इसको। तो m/8 आ रहा, कितना आ रहा है, m/8 8 आएगा कि 9 आएगा, तो रेडियस 8 आएगा। घटाएंगे यार में क्या r/2 क्यों आएगा, r आएगा ना भैया। अच्छा r/2 आएगा, r/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2/3। और ये स्फीयर है ना, यस सर, 4/3 पाई r3। एक स्फीयर लेना जिसका रेडियस r/2 है, उतना माइनस कर दो टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर से, तो मास निकल जाएगा। यस सर, वही की है। हाँ 4/3 r³ की हो गई एक बार, और 4/3 पाई r³ और एक आएगा 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। तो r³ ये हो गया 8 हो गया, r³/8 उतना माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा। मास तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगा और मास पर यूनिट। हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है। तो कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा, 7/9 आया। नहीं वो सर रेडियस पूछ रहे हैं, मतलब कि इसकी r/2 लेंगे कि यहाँ r/2 ही लेंगे, और क्या दिख रहा है r/2 होगा, और क्या उसमें क्या पूछना क्या है इसमें। इसमें आएगा हाँ तो उसमें लेकिन r/2 प्लस r हो जाएगा 3r/2। 3r/2 को हम करेंगे, इसमें कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना। देखो इधर देखो, जो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, मैं ये कह रहा हूँ तुमसे कि तुम इसको और आसान तरीके से ऐसे कर सकते हो। दोनों का अलग अलग। रुको रुको,
मैं कह रहा हूँ यहाँ इसका सेंटर हो गया, Yes, sir. ये इसका r/2 हो गया Yes, sir. और ये r हो गया, तो ये हो जाएगा 3r/2 Yes, है ना। अब ये डिस्टेंस ले सकते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे कर सकते हैं, F2 को लिख सकता हूं मैं, F2 इज इक्वल टू F1 माइनस फोर्स ड्यू टू कैविटी। Yes, sir. ये नहीं कर सकते हाँ, कर सकते हैं। करो ये, क्या दिक्कत आ रही है? कितना आएगा? ये आना चाहिए, इतना आना चाहिए कैविटी का। अगर ये आ रहा है सबका तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा सॉल्व पूरा। और क्या करेंगे सॉल्व, कहाँ जाएंगे? G/T. कौन कैविटी का अगर तुम ये निकाल पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम निकालेंगे, क्या टेंशन है। ये हो जाएगा F2 मिल जाएगा। F2 जब निकलेगा तो ये इससे F2 निकलेगा, फिर F2 अपॉन F1 करेंगे तब आंसर आएगा और उसकी वैल्यू 7/9 आनी चाहिए। चलो m डैश निकालते हैं। m डैश कैसे? m डैश हो जाएगा, अरे वो फॉर्मूला एक बना लिया था ना, परमानेंट एक फॉर्मूला बन तो गया था, m डैश इज इक्वल टू m r क्यूब अपॉन R क्यूब। r क्यूब, यही तो था फॉर्मूला। Yes, sir. इसी का यूज करो सीधे, ठीक है। और अब देखो ये हो जाएगा कैपिटल M और ये स्मॉल r की वैल्यू कितनी है बेटा? ये r/2 है, तो ये हो जाएगा r/8, R क्यूब बाई r क्यूब बाई 8 और ये r क्यूब, Yes, sir. ये m/8 आ गया। खत्म करो यार, इतना ही तो करना था, ठीक है। और बाकी सब हो गया। हाँ बेटा आंसर आ गया, Yes, sir. आ गया आंसर। तुम पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, तुम यहाँ तक कर लिए तो तुमने तो आंसर ही निकाल लिया। फिर फोर्स निकालते हैं, देखो जिसको जिसको नहीं आ रहा है m डैश दिखा के m डैश भी नहीं आ रहा है। हाँ आ गया, चलो तो देखो m डैश मिल गया तुमको, तो अब तुम क्या इमेजिन करोगे? एक स्फीयर है जिसका मास कितना है m डैश, जिसका सेंटर ये है, जिसका रेडियस कितना हो जाएगा r/2, जिससे r मतलब सरफेस से r दूरी पर क्या रखा हुआ है? एक पॉइंट p। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 3r/, ठीक है 3r/2 ऊपर लिखा है मैंने, यहाँ गंदा लिखा है, ठीक है। अब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लो पहले, एक मिनट रुको, इसका निकाल लो, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई? F कैविटी इज इक्वल टू G m डैश, m डैश को मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ m, दैट इज m/8। इसको क्या लिख दूंगा? m/8 इनटू स्मॉल m अपॉन क्या जाएगा? डिस्टेंस कितनी है? 3r/2 का स्क्वायर मतलब 9r²/4, 4 ऊपर जाने वाला है, 4 को यहीं से काट दूंगा, क्या जाएगा? 9r²/4, 4 2 जा 8, कितना आ गया? 18। यही तो लिखा है मैंने, यही तो लिखा है भैया, बस वो सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा इसका एलसीएम? एलसीएम कितना आएगा? 36. हाँ 36. तो 7/9 आ रहा आंसर। हाँ 7/9 आ पाए, 36 इधर हो r जाएगा स्क्वायर 9 - 2 आ जाएगा, 7 आएगा। 9 - 2। अब तुम कहोगे ये क्यों कर रहे हैं? मैं कहूँगा बाहर कर लूंगा मैं, G कैपिटल M, ठीक है, 7/36 r स्क्वायर, डिवाइड ठीक है। हाँ यही आएगा, ठीक। फिर उसको डिवाइड कर लो, GMM अपॉन ये कट जाएगा, नीचे बचेगा 36 है और 4 9 36 होता है, 7/9 आ गया, ठीक है। तो ये जगह F2 अपॉन F1 क्या आ गया? 7/9, ये इसका आंसर है। तो ये है तेरा F2, तो 9 - 2 को मैं 7 लिख रहा हूँ, ठीक है। और F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू 7/9। जिसको नहीं आ रहा है वो घर पे जाकर खूब प्रैक्टिस करे, उसको आंसर मिल जाएगा। डिवीजन तो करना जानना ही चाहिए भाई खुद से। चलिए आज के लिए इतना ही। एग्जैक्टली 5 बजे छोड़ दिया।